अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 हमारा कंटिन्यू है इम्यूनिटी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसको समझेंगे कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और ये फंक्शन कैसे करते हैं। हमने पहले भी बात की है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसको सबसे पहले फेस करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको किल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी वजह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सही तरह से काम नहीं कर रहा या किसी भी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन डिफेंस को पास कर गया, उसको ब्रीच कर गया, तो अब बारी आएगी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेस करेगा। अब सेकंड लाइन डिफेंस क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट लाइन डिफेंस इज ब्रीच वी हैव सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जब फर्स्ट लाइन ब्रीच हो जाता है तो फिर काम कौन करता है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब फर्स्ट लाइन ब्रीच किस वजह से हो सकता है? हमने बात की थी कि फर्स्ट लाइन में जो मेजर ऑर्गन है वो क्या है? हमारा स्किन। तो अगर स्किन में कहीं पर कट है या फिर बर्न है स्किन या फिर इंसेक्ट बाइट है, ठीक है, इंसेक्ट बाइट, तो इंसेक्ट बाइट से भी क्या होगा कि जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाएगा। ठीक है, वो स्किन को पेनिट्रेट कर जाएगा। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, तो अब इन सब केसेस में काम करेगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ WBCs। ठीक है, इसमें आता क्या है? WBCs की कुछ टाइप्स आती हैं। नंबर 2 डिफेंसिव प्रोटीन्स। तो इसमें कुछ सेल्स हैं, WBCs की टाइप्स हैं, और नंबर 2 इसमें कुछ प्रोटीन्स का रोल है। उसके बाद है रिस्पॉन्सेस के इस डिफेंस सिस्टम में कौन से प्रोसेस होंगे, किस तरह से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा, किन प्रोसेस के थ्रू काम करेगा, इसमें कौन से मैकेनिज्म्स होंगे। फर्स्ट है फैगोसाइटोसिस। पहला प्रोसेस इसमें होगा फैगोसाइटोसिस। उसके बाद है साइटोटॉक्सिसिटी, थर्ड है इन्फ्लेमेशन और फोर्थ है फीवर। वन बाय वन हमने इन चारों को डिस्कस करना है। उससे पहले हम WBCs पे बात करेंगे क्योंकि ये रिस्पॉन्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें हमने बहुत से WBCs पे बात करनी है, उनके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने हैं। तो हम पहले समझते हैं कि WBCs है क्या, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, इसके कौन सी टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ब्लड स्टेम सेल। स्टेम सेल मतलब ये है कि इससे आगे न्यू सेल्स बनेंगे। ब्लड स्टेम सेल्स मतलब इस सेल से आगे जाके ब्लड सेल्स बनेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है? ब्लड स्टेम सेल है। ब्लड स्टेम सेल दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। इससे माइलॉइड स्टेम सेल बनता है और लिम्फॉइड स्टेम सेल बनता है। फिर इस लिम्फॉइड स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो इस लिम्फॉइड स्टेम सेल से दो तरह के WBCs बनते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इससे लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं कौन से? T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ये कहाँ से आ रहे हैं? लिम्फॉइड स्टेम सेल से आ रहे हैं। दूसरी जो लीनियज है वो है माइलॉइड स्टेम सेल। बाकी तमाम ब्लड सेल माइलॉइड से बनते हैं। बाकी तमाम ब्लड सेल किससे बनेंगे? माइलॉइड से। RBCs इससे बनेगा, प्लेटिलेट्स इससे बनेंगे और अदर WBCs। इन लिम्फोसाइट्स के अलावा जो भी WBCs हैं, जो भी टाइप्स हैं, वो किससे बनेंगी? माइलॉइड स्टेम सेल से ड्राइव होंगी, जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, यूजोनोफिल और मोनोसाइट्स। इसमें से न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और यूजोनोफिल, इनका अगर हम साइटोप्लाज्म देखें तो इसमें हमें ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। इसका अपीयरेंस होता है ग्रैन्युलर। कैसा होता है? ग्रैन्युलर। तो इन तीनों को हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ये वर्ड्स बुक में यूज़ हुए हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स। जब हम बात करेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स की, इसका मतलब क्या है? कौन से सेल्स आएंगे? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और यूजोनोफिल। अब ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से नहीं है? मोनोसाइट ग्रैन्युलोसाइट नहीं है, T लिम्फोसाइट ग्रैन्युलोसाइट नहीं है, B लिम्फोसाइट ग्रैन्युलोसाइट नहीं है। ना अब हम जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है उसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट फैगोसाइटोसिस कि फैगोसाइटोसिस है क्या, कौन से सेल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं और किस तरह से करते हैं, मैकेनिज्म क्या है। फैगोसाइटोसिस है क्या पहले ये देखते हैं। प्रोसेस थ्रू विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBC टेक इन एंड डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन पार्टिकल। ऐसा प्रोसेस जिसमें WBCs किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करता है, ठीक है, अपने अंदर इसको लेता है एंड डाइजेस्ट, और फिर उस फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम WBCs के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक WBC है, यहाँ पर एक फॉरेन पार्टिकल है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होना है। कैसे होगा? सबसे पहले
WBCs इस तरह से प्रोजेक्शंस बनाएंगे उस फॉरेन पार्टिकल के अराउंड। ये प्रोजेक्शंस बन गई, उसके बाद ये प्रोजेक्शंस यहाँ से क्लोज हो जाएंगी, ये मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्यूज हो जाएगी और ये फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? सेल ईटिंग प्रोसेस। तमाम WBCs फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते। कौन से कर सकते हैं? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? मोस्ट अबंडेंट WBCs हैं। जितने भी WBCs हमारे ब्लड में हैं उसमें से 70% तकरीबन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अच्छा, मल्टी लोब न्यूक्लियस। WBCs का न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम WBCs को रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की अपीयरेंस की बेस पे। तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी लोब्ड है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं? न्यूक्लियस कैसा होता है? सर्कुलर। लेकिन न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस है मल्टी लोब। इसमें हमें लोब्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लोब्स दिख रहे हैं, तो मल्टी लोब इसका न्यूक्लियस होता है और इसी बेसिस पे इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये न्यूट्रोफिल है। शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन कम होता है। इसके अलावा जब न्यूट्रोफिल्स मेच्योर हो जाते हैं तो ये ब्लड से टिश्यूज़ में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल फंक्शन कैसे करता है? कैसे फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है? WBCs की मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्टर है, ये बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकेन को रिकॉग्नाइज करेगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया आया बॉडी में। अब न्यूट्रोफिल के मेम्ब्रेन पर मौजूद ये रिसेप्टर, इसने बैक्टीरियल सेल के पेप्टाइडोग्लाइकेन को रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर क्या हुआ? ये बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेन इस पर आकर अटैच हो गया। अटैच होने के बाद ये बैक्टीरियल सेल को ये इनगल्फ कर लेगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? ये न्यूट्रोफिल है, यहाँ पर आके बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकेन अटैच हुआ। अब नेक्स्ट में ये इनवर्ड मूव कर जाएगा। बैक्टीरियल सेल अब न्यूट्रोफिल के अंदर आ गया, ठीक है। ये हो गया फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे न्यूट्रोफिल में और ये एंजाइम्स इस बैक्टीरियल सेल को किल करेंगे। इस तरह से न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन पे। ये रिसेप्टर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन है, फ्लैजेलिन प्रोटीन है, लाइपोपॉलीसैकेराइड है। इनके रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद है? न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन पे। रिसेप्टर पे आके मॉलिक्यूल अटैच होता है, बैक्टीरियल सेल अटैच होता है, उसके बाद वो इनवर्ड मूव करता है। अंदर जाने के बाद यहाँ पर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि इस बैक्टीरियल सेल को किल करते हैं। नाउ फैगोसाइटोसिस में नेक्स्ट सेल है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है? एक तरह का WBC है, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? सिंगल बीन शेप न्यूक्लियस है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस है और बीन शेप है। इसका शेप कैसा है? बीन लाइक। अच्छा, अब ये ग्रैन्युलोसाइट है या फिर नॉन ग्रैन्युलोसाइट? मोनोसाइट हमने पढ़ा क्या है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? नॉन ग्रैन्युलर। इसे हम कहते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। तो मोनोसाइट ए ग्रैन्युलोसाइट है, ठीक है। इसके बाद है 2 to 8% ऑफ टोटल WBCs। जितने भी WBCs हैं उसका 2 to 8% किस पे कंसिस्ट होगा? मोनोसाइट्स पे। ऑरिजिनेट फ्रॉम, किससे ऑरिजिनेट हुआ था? हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी। ऑरिजिनेट फ्रॉम लिम्फॉइड या फिर माइलॉइड। ऑरिजिनेट फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है। अच्छा, इसका लाइफ स्पैन जो ब्लड में है वो क्या है? 2 to 5 डेज। ब्लड में ये 2 to 5 डेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये माइग्रेट कर जाएगा टिश्यूज़ में, ठीक है। ब्लड से निकल के कहाँ चला जाएगा? टिश्यूज़ में चला जाएगा और टिश्यूज़ में जाने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। मोनोसाइट्स स्मॉल हैं
जब ये ब्लड से निकल के टिश्यूज़ में चले गए तो अब क्या होगा, इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा और अब ये क्या बन जाएंगे, अब ये बन जाएंगे मैक्रोफेजेस। अब इसे हम कहेंगे मैक्रोफेजेस, या फिर ये मैक्रोफेजेस बनेंगे या फिर ये बन जाएंगे डेंड्राइटिक सेल्स। तो मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, मोनोसाइट्स ही हैं, बट कहाँ पर, टिश्यूज़ में। मोनोसाइट्स हम कब कहेंगे, जब मोनोसाइट ब्लड में होगा, ठीक है, जब सेल ब्लड में होगा। और मैक्रोफेज हम कब कहेंगे, जब मोनोसाइट्स कहाँ पर आ जाएंगे, टिश्यूज़ में आ जाएंगे। और मोनोसाइट्स के कंपैरिजन में मैक्रोफेजेस का साइज़ ज़्यादा होगा। फैगोसाइटोसिस में नेक्स्ट सेल है मैक्रोफेजेस। अभी हमने पढ़ा मैक्रोफेजेस क्या है, ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। जब ब्लड से मोनोसाइट्स निकल के टिश्यूज़ में आ जाते हैं तो इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और उसे हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। लार्जेस्ट जितने भी WBCs हैं उनमें मैक्रोफेजेस लार्जेस्ट हैं। लार्ज हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कैसा है, हॉर्स शू शेप का है, इस तरह से। ये क्या न्यूक्लियस है। ब्लड से मोनोसाइट्स निकलकर टिश्यूज़ में जाते हैं। कौन से टिश्यूज़ में, कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज़ में भी जाते हैं और नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज़ में भी। लिम्फॉइड टिश्यू हमने पहले पढ़ा था क्या है, जैसे कि टॉन्सिल्स हैं, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें टॉन्सिल्स हैं। इसके अलावा पेयर्स पैचेस हैं, अपेंडिक्स है, और नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज़ में भी जाता है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स में इनका नाम डिफरेंट है, ठीक है। मैक्रोफेजेस अगर एल्विलाई में मौजूद है, एल्विलाई कहाँ पर होता है, लंग्स में। अगर मैक्रोफेजेस एल्विलाई में मौजूद है तो इसे हम कहेंगे एल्वुलर मैक्रोफेज। क्या कहेंगे, एल्वुलर मैक्रोफेज, ठीक है। अगर यही मैक्रोफेजेस लिवर में मौजूद है इसे हम कहते हैं कप्फर सेल। मैक्रोफेजेस अगर CNS में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, से हम कहेंगे माइक्रोग्लाया। इन तमाम ऑर्गन में इसका फंक्शन यही है, क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। जो भी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, हार्मफुल लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, उनको किल करना, फैगोसाइटोसिस करना। यहाँ तक समझ आया। अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन कि मैक्रोफेजेस फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। फर्स्ट क्या है, फैगोसाइटोसिस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको ये इनगल्फ करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। ये मैक्रोफेज है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट क्या करेगा, ये इस तरह से प्रोजेक्शन बनाएगा और इसको इनगल्फ कर लेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ गया। अब यहाँ से रिलीज़ होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करेगा। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। सेकंड, इसका फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है, प्रेजेंट एंटीजन। इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके सेल का कुछ कंपोनेंट, कुछ पार्ट, उसको ये अपने सरफेस पर ले आएगा। ये मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसने फॉर एग्जांपल प्रेजेंट किया है। ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। किल करने के बाद मैक्रोफेज ने क्या किया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेलुलर कंपोनेंट उसको अपने सरफेस पर प्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट करेगा, टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े, एक तरह के WBCs हैं, दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो ये प्रेजेंट करेगा किसको, टी सेल्स को, टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करेगा। फिर आगे फंक्शन टी सेल्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है रिलीज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं, ठीक है। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये भी कौन रिलीज़ कर रहा है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स जाएंगे और दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे WBCs को। इस तरह से फिर हमारे इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स भी एक्टिवेट होंगे और पूरा इम्यून सिस्टम इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, अनदर टाइप ऑफ WBCs की ही एक टाइप है, इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल्स। इनका भी काम क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंट करता है, एंटीजन
प्रेजेंट करेगा किसको, टी सेल्स को। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, अच्छा इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके बहुत से प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, इस तरह से सेल के बहुत से प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक का मतलब क्या है, प्रोजेक्शंस, डेंड्राइट का मतलब होता है प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, तो इसीलिए प्रोजेक्शन मौजूद है इस सेल में, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, डेंड्राइटिक सेल। एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस रिलीज बाय मैक्रोफेजेस दैन माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। अब ये फंक्शन कैसे करता है, सबसे पहले ये एक्टिवेट होता है बाय साइटोकाइंस। अभी हमने पढ़ा मैक्रोफेजेस क्या रिलीज़ करते हैं, साइटोकाइंस, मैक्रोफेजेस ने रिलीज़ किया साइटोकाइन। साइटोकाइंस का काम था कि ये दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करें, तो इस साइटोकाइन ने एक्टिवेट किया किसको, डेंड्राइटिक सेल्स को। फिर डेंड्राइटिक सेल का काम क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है, तो ये डेंड्राइटिक सेल मूव कर जाएगा कहाँ पर, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में। ये कहाँ पर आ गया, अब सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, जैसे कि टॉन्सिल्स हैं, पेयर पैचेस है, स्प्लीन है, वहाँ पर आ गया। वहाँ पर आने के बाद ये अपना फंक्शन करेगा। फंक्शन क्या है, एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा टी सेल्स को और अपना फंक्शन करने के बाद ये सेल डाई हो जाएगा, इस सेल की डेथ हो जाएगी। अनलाइक मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस अपना फंक्शन करने के बाद डाई नहीं होते, ठीक है, लेकिन डेंड्राइटिक सेल अपना फंक्शन करने के बाद डाई हो जाएंगे, ठीक है, इनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पर हमारा फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने तमाम वो सेल्स पढ़े जो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, उनका हमने स्ट्रक्चर देखा और पूरा हमने फंक्शन देखा कि कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट साइटोटॉक्सिसिटी।